गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अकाउंट्स के हमारे इस लेक्चर में हम जनरल प्रविष्टियों में बैंक से संबंधित लेन देनों की जनरल प्रविष्टियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं आज के इस व्यवसायी युग के अंदर सभी काम बैंकों के माध्यम से किए जाते हैं। इसीलिए व्यापारी व्यवसाय का एक बैंक खाता खुलवा लेता है जिसे कि हम करंट अकाउंट कहते हैं, और अपने जो पेमेंट होता है वो चेक के द्वारा किया करता है तथा कुछ पेमेंट्स चेक के द्वारा और कैश के द्वारा प्राप्त भी करता है। ठीक है, तो फर्म जो है चेकों के द्वारा भुगतान करती है और भुगतान प्राप्त भी करती है, और इसी कई अन्य प्रकार के कार्य जैसे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा देना है या कोई अन्य प्रकार के कोई टैक्स चुकाने हैं तो बैंक एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है, प्रन्यासी के रूप में तो बैंकों की मदद लेती है। यानी आजकल व्यवसाय के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सामान्यतः बैंकिंग माध्यम से ही होते हैं। तो व्यावसायिक फर्म का एक बैंक में खाता होता है और जो भी भुगतान प्राप्त करते हैं वो उसमें जमा हो जाते हैं। भुगतान चेक के द्वारा होता है तो उससे पैसे डेबिट हो जाते हैं। बैंक में पैसा नगद जमा भी कराया जाता है, बैंक से पैसा निकाला भी जाता है। जब हम बैंक से पैसा बाहर निकालते हैं यानी हम विड्रॉ करते हैं तो जो जमा राशि होती है उससे अधिक हम यदि पैसा विड्रॉ करते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो स्थिति होती है उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अधिविकर्ष शब्द यूज़ करते हैं हम, यानी बैंक के खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की जो सुविधा बैंक देती है उसे हम कहते हैं बैंक अधिविकर्ष की सुविधा। चूँकि हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक हमें ब्याज देती है, तो जब बैंक आपको ये सुविधा देगी कि आप पैसे जमा से ज़्यादा निकालें तो वह अधिविकर्ष पर क्या लेती है, ब्याज भी लेती है। इसी तरह बैंक किए गए कार्यों से किस बदले बैंक व्यय यानी बैंक चार्जेस भी लेती है। अब आता है बैंक खाते का डेबिट शेष साधारणतः किसको बताता है, जमा को बताता है, अर्थात बैंक में पैसा जमा है, और क्रेडिट शेष बताता है किसको, अधिविकर्ष को यानी ओवरड्राफ्ट का, अर्थात कि आपने जमा पैसे से ज़्यादा निकाला हुआ है। अब आते हैं लेखांकन संबंधी नियमों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होते हैं लेखांकन संबंधी नियम? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक खाता क्या होता है, बैंक से संबंधित खाता। बैंक एक कृत्रिम व्यक्ति होता है तो ये कौन सा खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। क्यों? स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक इसी का नाम है जो कृत्रिम व्यक्ति के रूप में, एक संस्था के रूप में कार्य करता। तो संस्था के जो नाम होते हैं, चाहे वो बैंकिंग का नाम हो चाहे LIC का नाम हो, ये सब कौन से खाते कहलाते हैं, व्यक्तिगत खाते। और हमारे व्यक्तिगत खाते का क्या नियम होता है कि पाने वाले को डेबिट करिए और देने वाले को क्रेडिट करिए। तो ये रूल ही हमेशा बैंक खाते से संबंधित प्रविष्टियों के अंदर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो पाने वाला कौन हुआ, बैंक हुआ, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक खाता DR। ठीक है। इसी तरह पैसों को जब हम निकालते हैं यानी विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, देने वाला कौन होगा, बैंक, तो बैंक क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बैंक व्यक्तिगत खाता है, यदि बैंक में पैसा जमा कराया जा रहा है तो बैंक पाने वाला है तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, DR करेंगे। यदि हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो कौन होगा, पैसा देने वाला बैंक हो जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, खाता CR हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं, यदि किसी ग्राहक ने सीधा चेक यदि किसी ग्राहक से हमें चेक प्राप्त हुआ और हमने उसको बैंक में जमा करा दिया, तो हमने पैसा चेक से प्राप्त किया लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है, हमने क्या किया, उसे बैंक में जमा कर दिया, तो पाने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पाने वाला DR, अर्थात बैंक पाने वाला है तो बैंक अकाउंट DR। और किसका चेक प्राप्त है, देने वाला कौन है, जैसे राम का चेक है तो टू राम हो जाएगा, कस्टमर का नाम आपका क्रेडिट हो जाता है। तीसरा तरीका जो होता है वो है, यदि किसी ग्राहक से चेक प्राप्त किया परंतु हमने उसे बैंक में जमा नहीं कराया तो बैंक तो पाने वाला हुआ ही नहीं, तब हमें इसको क्या मानना पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने हमको चेक दिया और हमने बैंक में जमा नहीं कराया तो वह हमारे लिए एक तरह से कैश के रूप में माना जाता है, अर्थात
वे हमारे पास व्यवसाय में नगद तुल्य रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चूँकि बैंक पाने वाला नहीं है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को डी आर नहीं करें, यहाँ पर हम किसको डी आर करेंगे? हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश के लिए कौन सा अकाउंट लगेगा? रियल अकाउंट। तो जो वस्तु व्यवसाय में आती है उसे डी आर करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो गया? डी आर। और देने वाला कौन है? कस्टमर। जो भी कस्टमर आपको चेक दे उसका नाम सी आर करेंगे। अगर चेक प्राप्त हुआ था जिसको हमने उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया था और उसके अगले दिन या 10 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो एंट्री क्या होगी? इस टाइम पाने वाला कौन होगा? बैंक पाने वाला होगा। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डी आर, क्योंकि बैंक पाने वाला है। टू कैश, क्योंकि हमारे पास से क्या जा रहा है? जो कैश के रूप में चेक रखा था वो जा रहा है, तो जो वस्तु जाती है उसे क्या करते हैं? सी आर। तो जो कैश हमारे पास आया था तो हमने कैश डी आर किया था, तो यहाँ कैश जा रहा है तो हम क्या करेंगे? कैश को सी आर करेंगे। सी पॉइंट जो है आपको दिख रहा होगा इसमें, यदि चेक जो है अनादृत हो गया यानी डिसऑनर्ड हो जाता है, अर्थात जब किसी भी कारण से कोई चेक हमने जमा कराया और बैंक में क्लियरेंस में डाला जाता है तो वो चेक देने वाला जो है व्यक्ति है उसके खाते में या तो पैसा नहीं हो या ओवर राइटिंग हो गई हो या साइन मैच नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी कारण होता है जिसकी वजह से वह चेक पास नहीं होता है। तो जो चेक पास नहीं होता है वो क्या हो जाता है? चेक अनादृत हो जाता है, जिसको हम हमारी कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं डिसऑनर्ड हो जाता है। तब हम क्या एंट्री करते हैं? चूँकि अब हमको जो हमने बैंक में चेक जमा कराया था तो बैंक क्या करती है? कस्टमर से पैसा लेगी, तो कस्टमर अकाउंट डी आर। और बैंक से पैसा क्या हो रहा है? टू बैंक अकाउंट हो जाता है, क्योंकि हमने पहले बैंक में जमा कराया था तो बैंक अकाउंट डी आर किया था। तो अनादृत होने पे बैंक खाता क्या हो जाता है? सी आर हो जाता है। पैसा हम किससे लेंगे? जिस कस्टमर का चेक था उससे लेना है, तो उस व्यक्ति को हम डी आर करते हैं। हमने यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई है। इस टेबल में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमने हर लेन देन की क्या जनरल प्रविष्टि होती है ये समझाने का प्रयास किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले एंट्री देखते हैं जिसमें लिखा है बैंक में रोकड़ जमा कराने पर। बैंक में रोकड़ जमा कराने यानी बैंक कौन हुआ? पाने वाला। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डी आर। और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, यानी रियल अकाउंट हो रहा है। रियल अकाउंट में हमारी संपत्ति के रूप में क्या जा रहा है? कैश व्यवसाय से बाहर जा रहा है। तो पाने वाला बैंक व्यक्तिगत खाते के रूल के हिसाब से बैंक अकाउंट डी आर। और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो जो वस्तु जाती है उसे क्या करते हैं? सी आर। तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। आगे फर्स्ट एंट्री समझ में सभी को। अब आती है दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री है कि हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं। बैंक से पैसा विड्रॉ करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं यानी निजी प्रयोग के लिए, और दूसरा होता है कि बैंक से रोकड़ निकालते हैं हम ऑफिस यूज़ के लिए या व्यवसाय के लिए। तो दोनों की चीज़ों में फ़र्क होता है। जब हम निजी प्रयोग के लिए निकालते हैं तो मैंने कल आपको बताया था कि जब निजी प्रयोग के लिए माल या पैसा निकाला जाता है तो उसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं आहरण यानी ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग खाता व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, अब ड्राइंग्स कौन कर रहा है? व्यक्ति विशेष कर रहा है यानी स्वामी कर रहा है। तो स्वामी का अकाउंट पाना वाले कौन हो गया? स्वामी हो गया। तो स्वामी शब्द नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डी आर। और पैसा कौन दे रहा है? देने वाले को हम क्या करते हैं? सी आर। तो बैंक दे रहा है तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। अब आते हैं हम तीसरी एंट्री पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि बैंक से हमने रोकड़ निकाली लेकिन निजी प्रयोग के लिए नहीं, हमने हमारे व्यवसाय के लिए। तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश व्यापार में आ रहा है तो रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का मेथड होता है जो संपत्ति आती है, तो यहाँ पर संपत्ति क्या है? कैश। जो आती है उसे डी आर, तो कैश अकाउंट डी आर। और देने वाला कौन है? बैंक, तो टू बैंक अकाउंट। आगे बात समझ में आता है पांचवा कि व्यय का भुगतान करने पर कोई भी व्यय, कोई भी एक्सपेंसेस अगर हम भुगतान करते हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट हमेशा क्या होता है? डी आर। तो जैसे मानो अपने रेंट चुकाया या इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाई या कमीशन चुकाया, कोई डिविडेंड चुकाया, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का मेथड है, नियम है। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डी आर
टू कहाँ से कौन देने वाला कौन है, बैंक दे रहा है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि कोई भी पेमेंट हमने हमारे क्रेडिटर लिखा हुआ है लेनदार को चेक द्वारा भुगतान करने पर, लेनदार को पैसा देंगे तो पाने वाला कौन होगा, लेनदार। ठीक है, तो लेनदार पाने वाला है, तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट, तो लेनदार अकाउंट, यहाँ पर लेनदार का नाम है राम, तो राम अकाउंट दिया, दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है। ठीक है, क्योंकि चेक को हम बैंक के रूप में ही देखते हैं, चेक जहाँ पर शब्द आता है हम वहाँ पर बैंक शब्द को प्रयोग करते हैं, क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट में से जाता है। ठीक है, तो हम चेक दे रहे हैं तो पैसा कहाँ से कम हो रहा है, बैंक में से कम हो रहा है, तो देने वाला कौन हो गया, बैंक, तो हमने कर दिया राम अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। फिर आता है कि मान लीजिए लेनदार राम को ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया, अब आपको पता है वही पाने वाला कौन हुआ, राम, तो राम अकाउंट दिया, तो राम को 1000 रुपये दिए हमने। अब बैंक ने क्या किया, चार्ज लिया ड्राफ्ट बनवाने का 20 रुपये, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डीआर होते हैं, तो बैंक चार्जेज अकाउंट डीआर 20 रुपये, तो देने वाले बैंक ने कितने पैसे कम हुए हमारे अकाउंट में से, बैंक ने कितने पैसे दिए, 1020 रुपये, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे 1000। ये है आपकी एक मिश्रित प्रविष्टि जिसके अंदर बैंक खाते से 1020 दो प्रकार से गए, एक तो लेनदार को पैसा गया और एक बैंक चार्जेज के रूप में गया। ठीक है, सॉरी। फिर आती है हमारी 7th एंट्री, जिसमें आता है बैंक द्वारा बैंक व्यय वसूलने पर। अब देखिए बैंक क्या है, जो भी काम करता है उसके बदले में बैंक अपना चार्ज लेता है, तो जो चार्ज हम चुका रहे हैं बैंक को वो हमारे लिए तो लॉस है, तो नॉमिनल अकाउंट में लॉसेज आर क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो बैंक चार्जेस क्या है, एक प्रकार का खर्चा या लॉस है, तो बैंक चार्जेज अकाउंट डीआर, किसको दे रहे हैं, पाने वाला तो बैंक है, लेकिन बैंक ने किस में से लिए, खाते में से लिए, तो टू बैंक अकाउंट, यानी खाते में से गए, देने वाला कौन हुआ, बैंक खाता। ठीक है, तो जितने भी खर्चे हैं खर्चे अकाउंट डीआर करें टू बैंक करेंगे हम, यहाँ पर और कोई भी खर्चा आता है बैंक इंटरेस्ट लेगी तो हम कर देंगे बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम खर्चों की एंट्री करते हैं। फिर आता है किसी भी ग्राहक से अगर हमें कोई चेक मिलता है या ड्राफ्ट मिलता है और हम उसे उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं, अर्थात हम उसे व्यवसाय में नहीं रखते, तो पैसा कहाँ जाता है, आया हुआ पैसा सीधा बैंक में गया, तो पाने वाला कौन हुआ बेटा, बैंक हुआ। तो आप ऐसी स्थिति में जब बैंक पाने वाला है तो एंट्री क्या करेंगे, यानी सेम डे मिला हुआ चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट होता है तो ही ये एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर पैसा हमारे पास नहीं आ रहा, बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो पाने वाला बैंक हो गया, तो बैंक अकाउंट डीआर, और देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो टू जैसे एक्स दे रहा है तो एक्स, वाई दे रहा है तो वाई, राम दे रहा है तो राम अकाउंट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी चेक या ड्राफ्ट आपको मिलता है और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया जाता है तो एंट्री में बैंक अकाउंट डीआर होता है। इन केस आपको किसी से चेक या ड्राफ्ट मिलता है और आप उसे बैंक में जमा नहीं कराते उसी दिन, तो एंट्री बदल जाती है, यहाँ पर हो जाती है एंट्री कैश अकाउंट डीआर। ठीक है, टू रामश्याम जो भी देगा उसका नाम तो आएगा, पर बैंक की जगह कैश हो जाता है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क समझिए, चेक मिलता है उसी दिन जमा कराते हैं तो बैंक अकाउंट डीआर होता है, और चेक मिलता है उसी दिन जमा नहीं कराते हैं तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर करते हैं। फिर आती है हमारी 9वीं एंट्री, किसी भी ग्राहक जैसे राम से चेक या ड्राफ्ट प्राप्त किया और उस दिन बैंक में जमा नहीं कराया, यह मैंने आपको 9वीं एंट्री के रूप में बताया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पेज आता है जिस पे हमारे एक और एंट्री हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रम संख्या 9 थी जो हमारी प्राप्त चेक बैंक में जमा, जैसे कि 9 नंबर पे हमने क्या किया कि हमें चेक प्राप्त हुआ था उसे हमने बैंक में जमा नहीं कराया था, तो जब हम उसके नेक्स्ट डे या किसी अदर डे बैंक में पैसा जमा कराएंगे अर्थात उस चेक को जमा कराएंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्योंकि पाने वाला बैंक और जा क्या रहा है, जो कैश रखा हुआ था वह। ठीक है, अब हम चलते हैं कि बैंक में चेक जो जमा कराया हुआ था राम का, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया है, अपने राम का चेक जमा कराया था, अब वो अनादृत हो गया तो पैसा किससे मांगेंगे, राम से, तो राम अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई कस्टमर जैसे कि वाई हमारे बैंक खाते में सीधा पैसा जमा कराता है तो पैसा किस में आया, बैंक, तो पाने वाला कौन हो गया,
बैंक तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट DR टू वाई अकाउंट। ठीक है, समझ में आई आपको तीसरे नंबर की एंट्री। वाई ने जमा कराया है चेक सीधा हमारे बैंक खाते में, पाने वाला बैंक, तो बैंक अकाउंट DR टू वाई अकाउंट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो एंट्री है वो है कि किसी ग्राहक यानी X से हमने चेक प्राप्त किया और उसे छूट दी तथा उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा कराने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो पैसा बैंक में गया तो बैंक अकाउंट DR। ठीक है, कितने रुपए का चेक आया, जितने भी रुपए का चेक बैंक में जमा होता है उतने रुपए से। फिर मान लीजिए उसको हमने डिस्काउंट दिया, जैसे मान लीजिए 2000 रुपये मांगते थे हम किससे, X से, तो X ने 1800 रुपये का चेक दिया तो हम बैंक में कितना जमा कराएंगे, 1800 रुपये। और हमने इसको डिस्काउंट कितना दिया पैसे प्राप्त करने के लिए, 200 रुपये का, तो हम अकाउंट में क्या लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड में 200 रुपये। 2X, X से कितने पैसे लेने थे, तो टोटल कितना हो गया, 2000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हम अमाउंट डालेंगे। फिर आता है कि ग्राहक का चेक अगर अनादृत हो जाता है, ठीक है, मान लो जैसे X से ऊपर चेक प्राप्त किया था तो पैसा हमको X से लेना है, तो हम एंट्री करेंगे X अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, और हमने डिस्काउंट भी दिया था तो डिस्काउंट भी वापस लिया जाएगा, तो हम कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब बैंक द्वारा ब्याज देने पर, बैंक अगर हमें हमारे खाते में जमा राशि पर ब्याज देती है तो ये हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट लाभ है, और लाभ को क्या करते हैं हम, CR करते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो टू इंटरेस्ट हो गया, तो पैसा कहाँ से आया, देने वाला कौन है ना, ब्याज बैंक के खाते में जमा हो रहा है, तो बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही बैंक आपको ओवरड्राफ्ट देती है तो उल्टा होता है, वो हमसे इंटरेस्ट वसूलती है, तो ये हमारे लिए नुकसान है। नुकसान है तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो गया, DR हो गया। किससे गया, खाते से गया तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसी तरह बैंक एक एजेंट के रूप में भी कार्य करती है, तो हमने उसको कह रखा कि हमारा डिविडेंड एकत्रित किया करो, तो हमारी तरफ से वो लाभांश एकत्रित करती है, तो लाभांश एकत्रित करती है मतलब लाभ हो रहा है, इनकम हो रही है, तो डिविडेंड प्राप्त हो रहा है, तो टू डिविडेंड कर दिया, किस में आया, बैंक ने पाया, तो बैंक अकाउंट DR टू डिविडेंड अकाउंट। अब 3 एंट्रीज जो लास्ट में हमारी आ रही है, बैंक ऋण लेने पर। ठीक है, आपने लोन लिया, लोन लेंगे तो किस अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट में, तो पाने वाला कौन, बैंक, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट। अब हमने ऋण चुकाया तो हम कह रहे उल्टी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैंक लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। इसी तरह कोई बीमा का प्रीमियम या कुछ अन्य कोई प्रीमियम चुकाते हैं तो ये हमारा खर्चा है, तो खर्चा अकाउंट DR, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू किससे जा रहा है, देने वाला कौन, बैंक टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से हमने आज ये बैंक संबंधी लेन देनों की लेखा प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती है इसको समझने का प्रयास किया। ये टेबल मैंने आपको इसीलिए दी है कि आप एक एक टेबल की एक एक एंट्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपने रूल जो हमारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है उनका प्रयोग करते हुए एंट्रीज को समझने का प्रयास करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रकार की समझने में समस्या आती है तो प्लीज़ आप मुझसे फ़ोन पर बात कर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।